आप हम कितना भी साउथ और बॉलीवुड को लेकर डिस्कशंस कर लें, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा लें, बट एक फैक्ट तो ज़रूर है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड को डोमिनेट तो करती है। अच्छी बुरी फिल्में दोनों साइड बनती हैं, बट साउथ वालों ने बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लीड एक्टर्स को अपनी फिल्मों में विलन बना के खूब धोया है। अक्षय कुमार इन 2.0, संजय दत्त इन लियो, KGF, स्मार्ट शंकर 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैकी श्रॉफ इन बिजील, जेलर, बहुत सारी फिल्में हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन पेटा, नाना पाटेकर इन काला, विवेक ओबरॉय इन विवेगम, और भी कुछ फिल्में उनकी तो। मनोज बाजपेयी इन 2014 रिलीज अनजान, राहुल बोस इन भैरथी रंगाल, विद्युत जामवाल इन लेटेस्ट रिलीज्ड मद्रासी। इसके अलावा भी कई फिल्मों में वो काम कर चुके विलन के तौर पर। खैर, आज की चर्चा भी एक ऐसी फिल्म को लेकर होगी जिसमें अगेन बॉलीवुड के बड़े लीड एक्टर को विलन बना के छोड़ दिया गया, इस तेलुगु मूवी में जिसका नाम है दे कॉल हिम ओजी। ओजी, ये वर्ड सुना तो बहुत है, कभी फुल फॉर्म जानने की इच्छा ही नहीं हुई, बट अब पता चला कि सोशल मीडिया पे ओजी मीन्स ओरिजिनल गैंगस्टर। तो कहानी का जो बेस है वो नया नहीं है, जहां एक गैंगस्टर अपने पुराने जीवन को छोड़ के साधारण सी लाइफ जी रहा है और फिर उसके पुराने कर्म, पाप या फिर अच्छाई उसे वापस उसी क्राइम के दलदल में खींच लाती है। तो कहानी में कोई नयापन तो नहीं है, बट नयापन है इसकी प्रेजेंटेशन में। जिस तरीके से पवन कल्याण को पर्दे पर दिखा गया है, जिस तरह का उनका ऑरा दिखाने की कोशिश की गई है, वो किसी भी साउथ मूवी फैन के लिए एक बम्पर गिफ्ट जैसा है। जो साउथ मूवीज़ को ओवर द टॉप एक्शन और लार्जर देन लाइफ कहानी सोच के देखते हैं, उनके लिए ये मूवी परफेक्ट है। तो कहानी है गंभीरा की, जिसका पूरा नाम बाद में पता चलता है ओजस गंभीरा, और इसी का फुल फॉर्म है ओजी। ओजस अपनी पुरानी गैंगस्टर लाइफ छोड़ चुका है, वो लाइफ जब उसके नाम से गैंगस्टर की रूह कांप जाती थी। वो गैंगस्टर जो थोक के भाव में लाशें गिराने का काम करता था, जिसकी तलवार ने जाने कितनों का लहू पिया था। वो अपने परिवार से किन्हीं कारणों से दूर हो जाता है, लेकिन जब परिवार को उसकी ज़रूरत होती है तो वो फिर से ढाल बन के सामने आ जाता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले परफेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, खास तौर से सेकेंड हाफ में जब कहानी मानो थोड़ी इधर उधर निकल गई हो। मतलब जिस तरह से कहानी की शुरुआत होती है, मतलब गैंगस्टर की लाइफ, उनके मकसद, उनका खूनी खेल चल रहा था, उस बीच आतंकी हमला टाइप की चीज़ कहानी को थोड़ा चेंज कर देती है। एंड आई फेल्ट लाइक फिल्म का वो पार्ट इस पूरे फ्रेम में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। खराब स्क्रीन प्ले तब भी महसूस होता है जब अर्जुन दास पवन कल्याण के लिए गलतफहमी पाल के रखते हैं। इसके पीछे का रीज़न सेटिस्फाई नहीं करता या उसे और बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। बट फिल्म के फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले, कैमरा वर्क, कैरेक्टराइजेशन आदि आपको फिल्म में लीन कर देने में सक्षम रहता है। पवन कल्याण का जिस तरह का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिस तरह से उसके कैरेक्टर को गढ़ा गया है और उस कैरेक्टर को निखारने में जिस प्रकार से BGM ने अहम भूमिका निभाई है, वो कमाल का रहता है। इस फिल्म को देखकर एक बार फिर प्रूव हो जाता है कि मैक्सिमम साउथ मूवीज़ 100% हीरो ओरिएंटेड फिल्में होती है। इवन कई बार तो ऐसा फील होता है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट, विलन, इवन लीड एक्ट्रेस भी केवल कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए फिल्म का हिस्सा बनती है, वरना पूरी फिल्म सिर्फ हीरो की होती है। यहाँ भी पवन कल्याण इस फिल्म के सब कुछ है। पूरी फिल्म केवल उन्हीं के इर्द गिर्द रहती है। दैट्स ओके। वहाँ स्टार्स ही बिकते हैं और उन्हीं के नाम पर फिल्में चलती भी हैं। फिल्म में हीरोइज्म या हीरो की एंट्री को दिखाने के लिए फ्लैशबैक का यूज़ भी किया गया है और वो वर्क करता है। ये कुछ ऐसा था जैसे हमने KGF फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब फ्लैशबैक में कहानी आती है जहाँ रॉकी को पुलिस थाने में ले आती है और फिर उसे छुड़वाने के लिए पूरी फौज स्टाइलिश तरीके से वहाँ एंट्री करती है। तो इस तरह के सीन्स जब कहानी में सेट नहीं होते तो उन्हें फ्लैशबैक का हिस्सा बना के प्रेजेंट कर दिया जाता है, जिससे फिल्म में फिर से कुछ देर को वजन आ जाता है। हीरो की ताकत को दिखाने के लिए जिस तरह का बिल्डअप क्रिएट किया गया वो वर्क करता है। हालांकि मुझे फिल्म देखते हुए कई बार लगा कि डायरेक्टर या राइटर जो कि एक ही हैं, उन्होंने थोड़ा टाइमिंग में गड़बड़ की है, या मे बी ये उनका एक तरीका था फिल्म दिखाने का जो मुझे थोड़ा खटका। फिल्म में कई बार ऐसे सीन्स आते हैं जब विलन किसी निर्दोष को या गंभीरा के किसी फैमिली मेंबर को मारने वाला है और हम बेचैनी से वेट करने लगते हैं पवन कल्याण की एंट्री का कि वो अब आएंगे और विलन से अपने लोगों को बचा लेंगे। और यही लगभग हर कहानी में देखने को मिलता भी है, और तभी तो वो हीरो भी हैं कि कुछ बुरा होने से पहले उसकी एंट्री का होना। बट यहाँ शायद डायरेक्टर ने थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में हीरो की एंट्री लेट करवाई और नतीजा कि विलन अपना काम कर चुका होता है और यहाँ पर कसमसाहट फील होती है और फिल्म देखते हुए सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे आ जाता है। कई ऐसे सीन्स में जब विलन हीरो के खास लोगों को मार रहा होता है तो मन में आता रहता है यार आजा इसे बचा ले, लेकिन पवन साहब नहीं आते। ये डिफरेंट था,
बट ये वर्क नहीं करता फिल्म में। फिल्म का प्लस पॉइंट है इसका एक्शन, जो दर्शकों को पसंद आ सकता है, और उसके साथ बीजीएम अनेकों जगह पर इम्प्रेस भी करता है। क्लाइमेक्स में जैपनीज मंत्र वाले कुछ सीन्स इंप्रेसिव लगते हैं। एक्टिंग की बात करें तो पवन कल्याण टाइप के जो एक्टर्स होते हैं, या रजनीकांत सर हुए या चिरंजीवी हुए, इनकी एक्टिंग को लेकर आप ज़्यादा कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिंग से अलग भी इनका फिल्म में इस तरह का ऑरा दिखाया जाता है। इवन पर्दे के बाहर से ही ऐसा वर्चस्व क्रिएट हो जाता है कि ख़राब एक्टिंग भी आपको कैमरा वर्क बीजीएम के बदौलत एक्टिंग पर ध्यान देने का मौका नहीं देगा। पवन कल्याण इस तरह का सीरियस किस्म का काम पहले भी फिल्मों में कर चुके हैं। ज़्यादा संवाद भी वो नहीं बोलते हैं इस फिल्म में, मैक्सिमम टाइम वो एक्शन मोड में दिखते हैं, तो एक्टिंग पर क्या ही बात करें, बट स्टिल कुछ इमोशनल सीन्स वो अपने नाम कर जाते हैं। इमरान हाशमी फिल्म में विलन है और उनका पर्दे पर दिखना हमेशा डिलाइटफुल फील कराता है। साउथ विलन को एक ख़ास तरीके से पेश किया जाता है, और इमरान हाशमी जिन्हें हमने इस तरह के अवतार में नहीं देखा, तो इसलिए उनका स्क्रीन प्रेजेंस अलग सा फील देता है। एक्टर वो अच्छे हैं, लेकिन जब आप साउथ डायरेक्टर के हत्थे चढ़ते हो तो वो अपने हिसाब से आपसे काम कराता है, और वहीं पर सारे विलन एक जैसे लगने लगते हैं। उनसे कुछ अलग कराया जा सकता था। प्रियंका मोहन का रोल बहुत सीमित है, बट उनका काम ठीक है। प्रकाश राज भी अपने रोल में अच्छे लगे हैं। अर्जुन दास को थोड़ा और स्क्रीन स्पेस दिया जाना चाहिए था। डायरेक्शन कुछ जगह लचीला सा फील होता है, लाइक इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट हीरो ओरिएंटेड फिल्म है तो धड़कनें बढ़ाने के उद्देश्य से ये सीन भी बना देते हैं। उन सीन्स को कम करके फिल्म की अवधि भी कम की जा सकती थी। हालांकि 2.5 घंटे की ही फिल्म है, बट स्टिल अगर कहानी 2.5 घंटे लायक नहीं है तो उसे कम में समेटा जा सकता है। ये कहीं लिखा नहीं है कि 2.5 घंटे की से नीचे की फिल्म नहीं बननी चाहिए। ऑल इन ऑल एक्शन लवर के हिसाब से ये फिल्म बनाई गई है, और लियो काइंड ऑफ मूवी से कंपेयर करें तो ये उससे 19 नहीं है। लियो का एग्जाम्पल इसलिए दे कि इसका प्लॉट थोड़ा उससे मिलता जुलता है। हैव ए नाइस डे।